गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्चना कुमारी राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से आप लोगों को आज हिंदी का पाठ पढ़ाऊंगी। और मैं जो पढ़ाऊंगी उस पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 1। 9th क्लास में 9वीं कक्षा में क्षितिज बुक चलती है, क्षितिज की पुस्तक चलती है जिसके 2 भाग किए गए हैं। पहले भाग में गद्य भाग है और दूसरा भाग जो है वो पद्य भाग है, मतलब कविता की खंड। तो जो गद्य भाग है उसमें जो पहला पाठ है वो है हमारा 2 बैलों की कथा। तो आज हम लोग ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर 2 बैलों की कथा पाठ 1 में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पाठ 1 2 बैलों की कथा। चलिए बच्चों, तो हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। समय को बर्बाद ना करते हुए पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये क्षितिज गद्य खंड के पाठ 1 2 बैलों की कथा, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। प्रेमचंद के जीवन परिचय से आप लोगों को थोड़ा सा परिचित करा दूं, क्योंकि जब हम लोग क्लास में आएंगे तो या आपके पास तो पुस्तक होगी तो आप उसको जरूर पढ़ें। यदि नहीं है तो दीक्षा ऐप या ई पाठशाला डाउनलोड कर लें और उसके जरिए आप पाठ को देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो प्रेमचंद के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। प्रेमचंद, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और इनका वास्तविक नाम धनपत राय है। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं, इन्हें साहित्य के जगत पे उपन्यास सम्राट या कहानीकार, प्रसिद्ध कहानीकार माना जाता है। बहुत ही फेमस और प्रसिद्धि प्राप्त की है इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। तो उन्हीं कहानियों में से एक कहानी इनका है 2 बैलों की कथा। तो चलिए, सभी बच्चे इस पाठ को घर में अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी 9 की पुस्तकों में सबसे अच्छी, मुझे तो सबसे अच्छी लगती है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है इनकी, प्रेमचंद की। चलिए, सभी बच्चे अपनी अपनी कहानी को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते। देखिए, यहाँ 2 बैलों की कथा है, ये प्रेमचंद लेखक है इनकी। चलिए हम लोग पाठ परिचय से थोड़े अवगत हो लेते हैं। पाठ का परिचय, वैसे कहानी आप लोग पढ़ेंगे ही सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन मैं पाठ की कहानियों को बिंदुओं के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। देखिए, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावात्मक संबंध का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। जी हाँ बच्चों, इस कहानी को यदि आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे मनुष्य और पशुओं के बीच एक भावात्मक संबंध स्थापित होता है। कैसे झूरी नामक जो किसान, परिश्रमी किसान होता है, वो कैसे हीरा और मोती से कैसे प्रेम करता है, और उन 2 बैलों में भी आपसी संबंध काफी अच्छे होते हैं। यह कहानी उस समय की है जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी। और इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जो हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी या जन समुदाय में उनके अंदर क्रांति की भावना पैदा करने के लिए इस कहानी को लिखा है। देखिए, स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, वह चाहे मनुष्य हो या पशु। लेखक ने 2 बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी, उस समय लोगों को उस आंदोलन में भाग लेने के लिए इस कहानी के जरिए प्रेमचंद उनके मन में स्वतंत्रता आंदोलन की बीज बोना चाहते थे। यह कहानी जो है परोक्ष रूप से आजादी की भावना से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे इस कहानी में 2 बैलों के माध्यम से किस प्रकार वो 2 बैल, हीरा और मोती जो होते हैं, वो कैसे अत्याचार को सहते हुए, कैसे पूरी परिश्रम से वह कांजी हाउस से आजाद होते हैं और अपने मालिक के पास पुनः पहुंच जाते हैं। इस कहानी में जो 2 मुख्य पात्र हैं वह है हीरा और मोती। 2 बैल हैं ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक है। बच्चों, जब इस पाठ को आप पढ़िएगा तो शुरुआत में ही आपको एक गधे का उदाहरण दिया गया है इसमें।
इस गधे के चूंकि गधों का प्रयोग हम लोग सामान्यतः हम लोग मूर्खों के लिए करते हैं। जो उच्च स्तर का मूर्ख होता है उसको हम लोग गधा बोल के डिनोट करते हैं या उसको बुलाते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने इस गधे के लिए जो संज्ञा दी जाती है मूर्खता की, उसको भी उन्होंने बदल डाली है। उन्होंने कहा है कि गधा मूर्ख नहीं, उन्हें ऋषि और मुनि जो होते हैं उसके दर्जे का दिया है, उसका दर्जा दिया है। गधों को ऋषि मुनियों का दर्जा दे, क्योंकि वो सहिष्णु होता है, सहनशील होता है, निश्चल होता है। वो उसे कितना भी मारो या तो उस पर कोई असर नहीं होता। वो हर समय एक ही मुद्राओं में रहता है। उसके चेहरे का भाव जो है अधिकतर एक जैसा ही होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये दयालु, परोपकारी तथा मेहनती होते हुए भी अत्याचार सहन करते हैं, और अत्याचार सहन करने के बाद वो परिश्रम करते हुए और अंत में अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। बच्चों, इसमें बहुत सारे मुख्य पात्र भी हैं। तो चलिए हम आपको इस पाठ के मुख्य पात्रों से परिचित कराते हैं। चलिए बच्चों, तो मैं आपको इस पाठ के मुख्य पात्रों से उनका परिचय कराती हूँ। जैसे पहले ही मैंने कहा है कि इस पाठ के जो दो मुख्य पात्र हैं वह है हीरा और मोती। तो शुरुआत हम हीरा से करते हैं। देखिए, हीरा जो है आप जब पढ़िएगा तो शुरुआत में ही आपको पुस्तक में भी नजर आएगा। ये देखिए, वो हीरा जो है पछाई जाति का सुंदर, सुडौल, मेहनती, सहनशील, धैर्यवान, सच्चा मित्र तथा नैतिक मूल्यों को मानने वाला बैल है। और बिल्कुल वैसे ही मोती भी होता है, लेकिन मोती जो होता है वो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है, शक्तिशाली भी है, पछाई जाति का भी है, सुंदर, सुडौल, मेहनती और सहनशील भी है, परंतु अत्याचार के प्रति विद्रोही है वो। देखिए, मैंने लिखा भी है, अत्याचार के प्रति विद्रोही। वो विद्रोही स्वभाव का होता है, त्यागी, दयालु आदि। मोती भी है तो हीरा, मोती और झूरी जो कि परिश्रमी किसान होता है। इस पाठ का हीरा और मोती के बाद जो सबसे मुख्य पात्र है वह है झूरी। यह एक परिश्रमी किसान है, बैलों के प्रति आत्मीयता व दयालुता का भाव रखने वाला यह एक आदमी है, किसान है। और एक और है झूरी का साला, जो कि स्वार्थी, अत्याचारी, पशुओं के प्रति अत्यंत असहिष्णु होता है। सहिष्णु मतलब सहनशील, और असहिष्णु मतलब जो सहन ना कर सके। वो हीरा और मोती पे अत्यधिक अत्याचार करता है, उसे मारता पीटता है, उसे खाने को पेट भर खाना नहीं देता, ये सारी बातें। और उसके बाद है पांचवा, भैरव की लड़की। झूरी के साले के यहाँ जब हीरा और मोती जाते हैं तो वहां उनका परिचय भैरव की लड़की से होता है, जो बड़ी ही दयालु, परोपकारी, सौतेली माँ की प्रताड़ना सहने के कारण बैलों के प्रति आत्मीय भाव रखने वाली होती है। वह बैलों को खुद रोटी ना खाके वो एक एक रोटी दो बैलों को खिलाती है। हालांकि उस एक एक रोटी से दोनों बैलों का पेट तो नहीं भरता, किंतु मन को अत्यंत शांति और सुकून मिलता है, क्योंकि भैरव की लड़की और उन दो बैलों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो वो पशु है और वो मनुष्य, लेकिन दोनों की अवस्था एक जैसी होती है। भैरव की लड़की जो होती है उसकी सौतेली माँ उसे अत्यधिक मारती पीटती रहती है और खाना भी पेट भर नहीं देती है। बिल्कुल वैसे ही हीरा और मोती के साथ भी होता है। उनके जो स्वामी होते हैं झूरी का साला गया, वह भी उसे पेट भर खाना नहीं देता है, जमकर काम करवाता है और उसे प्रताड़ित भी करता रहता है। और अंत में देखिए, ये यहाँ पर झूरी की पत्नी जो कि बड़ी ही निष्ठुर होती है, पशुओं के प्रति प्रेम नहीं रखती है। वह वह जो ये देखिए यहाँ थोड़ी मिट गई थी। ये देखिए, झूरी की पत्नी जो कि उन दोनों बैलों के प्रति अत्यंत ही रूड होती है। वो बहुत ही उसे मारती पीटती है, उसके प्रति आत्मीय भाव नहीं रहती है दो बैलों के प्रति उनके मन में, झूरी की पत्नी के मन में।
और एक दड़ियल कसाई भी होता है। ये अंत में, कहानी के अंत में लगभग आपको दिखाई देगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कसाई आप समझ रहे हैं, जो जानवरों के प्रति उसको काटता है, उसके हाड़ मांस सभी को बेच देता है बाजारों में। तो बिल्कुल इसकी चर्चा कहानी के अंत में की गई है दड़ियल कसाई के रूप में, जो कि अंत में उस 2 बैलों को कांजी हाउस से खरीदता है। और अंत में ये गधा की का जो परिचय है वो लेखक जो है कहानी की शुरुआत में ही देते हैं। ये गधा का परिचय, जिसको हमने कहा था कि लेखक ने ऋषि मुनियों का दर्जा दिया है। वह गधा को मूर्ख नहीं, ऋषि मुनियों के समान मानते हैं, क्योंकि वह सहिष्णु होता है, सहनशील होता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको इस पाठों से परिचित करवाया। अब आपका कार्य है कि आप इस पाठ को, तो बच्चों मैंने आपको इस सभी पाठों का संक्षिप्त रूप, पूरी कहानी तो नहीं, सारांश बताया है, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको। तो आप इस कहानी को पढ़िएगा और मैं अगले दिन, दूसरे दिन मैं आपको इन सभी इस कहानी का जो प्रश्न उत्तर है वो आपको मैं लिख कर दूंगी, और आप खुद भी कोशिश कीजिएगा इसके अंदर के प्रश्न उत्तर को करने की। तो चलिए आज की कक्षाएं हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।